आज पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। लेकिन ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? करीब 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के इर्द गिर्द गैसों की एक मोटी परत थी। वह ज्वालामुखी से निकलने वाली मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों से अलग नहीं थी। उस समय पृथ्वी में बहुत चेंजमेंट हो रहे थे। एक तरफ वह उड़ने वाले पदार्थ उगल रही थी, तो दूसरी तरफ उसे खुद सौर मंडल से लगातार ठंडी चट्टानों की बमबारी झेलनी पड़ रही थी। इस बमबारी से पृथ्वी को नए नए पदार्थ मिलते रहे। बड़ी टक्कर उसे कभी कभी सतह गर्म होती रही, जिससे नमी भाप बनकर उड़ गई और वायुमंडल गर्म बनता चला गया। दूसरी तरफ आसमान से नियमित रूप से गिरने वाले खनिजों ने अमोनिया के रूप में समुचित मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध कराई। लेकिन मूल प्रश्न वही है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कब प्रकट हुई। इसके बारे में हम बहुत चीज़ नहीं जानते। हम यह भी यकीन से नहीं कह सकते कि प्रारंभिक खनिज वर्षा के दौरान कितनी नाइट्रोजन पृथ्वी पर पहुंची। लेकिन करीब 4.3 अरब वर्ष पहले हमारे ग्रह की नारकीय परिस्थितियां शांत होने लगी। ग्रह ठंडा होने लगा और अंतरिक्ष से गिरने वाले पत्थरों में कमी आई। पृथ्वी पर बने जलाशय भू रासायनिक क्रियाएं आरंभ करने के लिए पर्याप्त थी। यह क्रियाएं एक तरह से जैव रासायनिक क्रियाओं की शुरुआत थी। इन क्रियाओं के चलते नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल पहले के मुकाबले और भी गाढ़ा होने लगा। इस तरह पृथ्वी पहले 1 अरब वर्ष तक ऑक्सीजन विहीन रही। लाखों वर्षों तक पृथ्वी के समुद्र से ऑक्सीजन के बुलबुले निकलते रहे। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम परिवर्तन हुआ। ग्रह पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होने पर भी वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल नहीं बढ़ा। लेकिन करीब 2.4 अरब वर्ष पहले ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़ गया। ऑक्सीजन वृद्धि की इस घटना को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट भी कहा जाता है। GOE को ऑक्सीजन प्रलय भी कहा जाता है। भौगोलिक आइसोटोपिक और रासायनिक प्रमाण से पता चलता है कि इस इवेंट के दौरान जैविक रूप से उत्पादित मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होने लगी। जो वायुमंडल ऑक्सीजन से मुक्त था, उसमें ऑक्सीजन की भरमार हो गई। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि से उन जीवों पर असर पड़ा जिन्हें जिंदा रहने के लिए इस गैस की ज़रूरत नहीं थी। ये जीव इस विषाक्त ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं कर सके। इस दौर में अनेक जीव प्रजातियां विलुप्त हो गईं। एक तरह से यह पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवों की महाविलुप्ति की पहली घटना थी। ऐसा समझा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन उत्पन्न करके वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया। इस तरह GOE की शुरुआत हुई। करीब 60 करोड़ वर्ष पहले वायुमंडल में
ऑक्सीजन का स्तर 21% तक पहुंचा। इतिहास के इस दौर में जीव रूपों में जटिल संरचनाओं की भी शुरुआत हुई और आज पृथ्वी के अधिकांश जीव ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। यह गैस जीवों की विकास में मदद करती है और खाद्य वस्तुओं को ऊर्जा में बदलती है। ऑक्सीजन ही हमारी कोशिकाओं को खाद्य वस्तुओं को ऊर्जा में बदलने में समर्थ बनाती है। सैद्धांतिक तौर पर ऑक्सीजन बहुत ही क्रियाशील तत्व है। मुक्त ऑक्सीजन डीएनए जैसे हमारे नाजुक कार्बनिक मॉलिक्यूल को नुकसान पहुंचा सकती है। इस क्षति से निपटने के लिए हमारे पास कुछ खास एंजाइम होते हैं। शुरू के जीव मंडल में ऑक्सीजन की अधिकता से निपटने के लिए खुद को ढाल नहीं पाए। क्या कभी पृथ्वी ऑक्सीजन से वंचित हो सकती है? जब तक सूरज चमकता रहेगा, पेड़ पौधे फलते फूलते रहेंगे और प्रकाश संश्लेषण होता रहेगा, तब तक तो ऑक्सीजन बनी रहेगी। करीब 1 अरब वर्ष बाद सूरज से आने वाला रेडिएशन इतना प्रबल हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड छिन्न भिन्न हो जाएगी। इस गैस के बगैर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठप हो जाएगी और वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर गिर